हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है कि कंप्यूटर साइंस में ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आने की हमेशा प्रत्येक एग्जाम में संभावनाएं होती है। तो इसी संभावनाओं को देखते हुए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को दोबारा कहीं से भी कोई भी इससे थ्योरेटिकल लेवल पे कभी भी हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये थ्योरी लेक्चर करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे। एमसीक्यूज का क्या है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आपको चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने से वो आपका हो जाता है। तो मैं एमसीक्यूज कराता ही हूँ, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपको कहीं से भी एमसीक्यूज मिलता है या प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है तो आप उसको कभी मत छोड़िएगा। आप हमेशा एमसीक्यूज करते रहिएगा, ताकि वो टॉपिक एमसीक्यू से भी रिवीजन होते चलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सॉफ्टवेयर का टाइप पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने मेजर रूप से दो टाइप देखा था। पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई हम लोग को स्पेसिफिक काम करना होता है, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम। लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर को चलाने के लिए, जैसे विंडो जैसे सॉफ्टवेयर या इंटरप्रेटर, यानी इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, वैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही हम लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर वे में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा था, इसलिए क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक इंडिविजुअल लेक्चर बनता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वहीं आज के हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपने कभी ना कभी ये देखा होगा, ये समझने का कोशिश किया होगा, लेकिन हो सकता है आप समझे हो या कमोबेश समझे हो या नहीं समझे हो। कोई बात नहीं, आज के लेक्चर के बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा फंक्शनैलिटी समझ जाएंगे, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, सभी चीज़ आप समझ पाएंगे। जैसे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप कभी भी मोबाइल या लैपटॉप ओपन करते हैं, तो जैसे ओपन करते हैं ना, तो कोई फर्स्ट प्रोग्राम जो होता है ना कंप्यूटर या मोबाइल में जो लोड होता है, जिसके कारण आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अगर कंप्यूटर की बात करें, हम लोग लैपटॉप की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सॉफ्टवेयर सबसे फेमस है। हालांकि लाइनक्स भी यूज होता है। अगर हम लोग मोबाइल के लिए बात करें तो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉयड का हम लोग मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग यही चीज़, अगर हम लोग एप्पल मोबाइल के लिए बात करेंगे, तो वहाँ पे एप्पल में जैसे कंप्यूटर में मैक ओएस आता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये एक तरह का, जैसे हमने कंप्यूटर ओपन किया तो हमें सबसे पहला लोड होने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, जिसके बाद हमें स्क्रीन दिखता है। अब उस कंप्यूटर से जो भी हम कमांड देंगे वो एग्जीक्यूट होगा प्रोसेसर के थ्रू। लेकिन जितने भी हार्डवेयर हैं जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और हमें जो इंटरफेस दिख रहा है, तो हम इंटरफेस पे ही हर कमांड दे रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद हमें आउटपुट मिल रहा है उस हार्डवेयर से। जैसे मान लीजिए कि हमारे कंप्यूटर से कोई प्रिंटर ऐड है, हमने अपने इंटरफेस पे देखा कि ये पीडीएफ है, उसको हमने राइट क्लिक किया या कंट्रोल पी कमांड दिया या राइट क्लिक करके प्रिंट पे कमांड दिया, तो वो हमारा जो प्रिंटर है उस पेज को प्रिंट कर दिया। तो ये प्रोसेस हम लोग देखते हैं। लेकिन हमने जो कमांड दिया वो अपने इंटरफेस पे दिया, अपने जो स्क्रीन है वहाँ पे दिया, और एग्जीक्यूट हो गया प्रिंटर से। तो प्रिंटर एक तरह का हार्डवेयर है, आउटपुट हार्डवेयर है। तो इसका मतलब हम ये कहें कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में, मतलब यूजर जो बेसिकली यूज कर रहा है जो भी चीज़ें, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच का ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो यही फर्स्ट पॉइंट है हमारा। चलिए देखते हैं कि जो इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि एक तरह का इंटरफेस, एक तरह का ब्रिज का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। दूसरा बात आता है कि जब भी हमने कोई कमांड दिया, तो उस कमांड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को
कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट करना, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको मतलब एक तरह से मैनेज करता है। तो आप बोल सकते हैं इट मैनेज एंड कंट्रोल ऑल प्रोग्राम एंड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। हिंदी मीडियम वाले भी देखते रहेंगे, ये उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। यह कंप्यूटर पर मौजूद सभी अन्य प्रोग्रामों को भी नियंत्रण और प्रतिबंधित करता है। कहने का मतलब कि कंप्यूटर में अन्य जो प्रोग्राम है उनको भी कंट्रोल और मैनेज करता है। अब बात आती है कि मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं शुरुआती में, तो सबसे पहला प्रोग्राम कोई अगर लोड होता है रैम में, जिसके कारण हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। जैसे हमारा मोबाइल होता है तो मोबाइल का स्क्रीन दिखाई देता है, कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर का आपका स्क्रीन दिखाई देता है। तो वो प्रोग्राम लोड होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो यही बात मैंने लिखा है कि कंप्यूटर शुरू होने पर सबसे पहले यही प्रोग्राम लोड होता है, और ये लोड होता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और ये मौजूद होता है रोम में। रीड ओनली मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। जैसे हम लोग पावर बटन को प्रेस करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है रैम में, और उसके बाद हम लोग को स्क्रीन पे दिखने लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। पहला यूजर होता है, दूसरा हार्डवेयर होता है। अब यूजर कोई भी ना कोई काम करेगा, एप्लीकेशन करेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी के बीच का एक इंटरफेस या ब्रिज का काम करता है। अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्टोरिकल पॉइंट को सबसे पहले हम लोग देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कभी आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए दुनिया का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया, किसके लिए डेवलप किया, या एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन है, फर्स्ट वर्जन है, यानी फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम था एंड्रॉयड का, उसको किसने डेवलप किया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो वहीं एक मैंने ये टेबल बनाया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो था दुनिया का 1956 में जनरल मोटर कंपनी ने IBM 704 कंप्यूटर के लिए डेवलप किया था। यानी जो जनरल मोटर कंपनी है उसका जनरल लेबोरेटरी था, वहाँ पे रिसर्च लेबोरेटरी था जनरल मोटर का, उसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और IBM कंपनी के लिए बनाया, IBM 704 कंप्यूटर के लिए बनाया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है कि आज 75 टू 90% तक का मार्केट शेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में दुनिया का सबसे महारथी कंपनी है आज। तो इनका फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसका नाम था MS डॉस, ये बनाया गया था 1981 में। और अगर व्यक्ति पूछे कि कौन सा व्यक्ति ने डेवलप किया था, तो ये व्यक्ति थे टिम पीटरसन। तो टिम पीटरसन जो व्यक्ति थे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था एज अ इंडिविजुअल इंजीनियर। लेकिन अगर कंपनी पूछा जाए कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा डेवलप किया था, MS डॉस। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट कौन सा था, MS डॉस था, विंडो 1.0, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो बहुत लोग बच्चों को लगता है कि विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है इसलिए विंडो 1.0 इसका फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। MS डॉस फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन विंडो 1.0 सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का। अभी कौन सा लेटेस्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये विंडो 11 है जो 2021 में लॉन्च किया गया था, विंडो 2011 जो कि बाद में अपडेट 2025 में आया था। उसके बाद आपको पता है एप्पल कंपनी के बारे में, एप्पल अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है जिसका नाम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैक OS। और अभी जो लेटेस्ट आया है उसका नाम है मैक OS ताहोए, ये वर्जन 26 है। अगर हम लोग एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल की दुनिया में क्रांतिकारी कदम था गूगल का, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट 2007 में
आपका गूगल ने किया था। तो 2007 में इन्होंने नवंबर 5 में एंड्रॉयड डेवलप हुआ, इसीलिए बाद में 2007 के बाद एंड्रॉयड वर्जन मोबाइल आने लग गया। और लेटेस्ट एंड्रॉयड का अभी हम लोग बात करें 2025 दिसंबर के अकॉर्डिंग, तो अभी जून 2025 में लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 16, जिसका नाम था बैकलावा। तो बैकलावा, इसका मतलब कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और लेटेस्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस आधार पे भी हम उसको डिफरेंस कर सकते हैं कि बताइए कौन मतलब दो टाइप उसमें हो जाएंगे, एक प्रोप्राइटरी हो जाएंगे, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे आपका एंड्रॉयड जो मोबाइल के लिए है, या लाइनक्स, और प्रोप्राइटरी के लिए विंडो आ जाएगा, मैक ओएस आ जाएगा। लेकिन हम लोग उस आधार पे ना करके हम लोग यहाँ पे यूजर के अकॉर्डिंग, उसके मतलब फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो फंक्शनैलिटी के आधार पे अगर हम लोग देखें तो 4 टाइप का होता है, जिसमें सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मतलब इसमें एक टाइम पे सिंगल यूजर एक ही टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता और एक टास्क को कर सकता है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एम एस डॉस, ये माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। पाल्म ओएस जो शुरुआती दौर में मोबाइल के लिए आया था। विंडो 95 और एनटी, ये आपके सभी सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप कंप्यूटर में रखते हैं तो एक टाइम में एक ही यूजर इस पे काम कर पाएगा और सिंगल टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर आप कोई डेटा को सेंड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से पीडीएफ में, पेन ड्राइव में, सॉरी पीडीएफ बोल रहा हूँ, पेन ड्राइव में, तो आप वही काम करेंगे। ये नहीं कि आपने मतलब कि डेटा भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग भी लिख रहे हैं, इसके साथ साथ गाना भी सुन रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग आप नहीं कर पाते थे ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो कभी कभी एग्जाम्पल में कभी कभी का अक्सर ये पूछा जाता है कि बताइए सिंगल यूजर सिंगल टास्क का कौन सा एग्जाम्पल है। आपसे एम एस डॉस, मैक ओएस, एंड्रॉयड, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपका ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसके डिफिनीशन की बात करें तो इसके नाम में ही डिफिनीशन छुपा हुआ है, तो ये आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखना। उसके बाद बात आता है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। यानी यहाँ पे आ रहा है कि एक यूजर एक टाइम में बहुत सारे काम को कर सकता है। जैसे हमारा मोबाइल है, हम लोग क्या करते हैं, सिंगल यूजर हैं लेकिन उसमें बहुत सारे काम करते हैं। ये बीच अंदर गाना सुन रहे हैं, गाना बजा दिए, दूसरा हम लोग चैटिंग भी कर रहे हैं, तीसरा कोई मतलब वीडियो भी डाउनलोड हो रहा है। तो मतलब बहुत सारे फंक्शनैलिटी करते हैं एक साथ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वन यूजर कैन रन मेनी एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। तो एक साथ कई एप्लीकेशन हमने ओपन कर दिया, यानी कि हमने म्यूजिक भी ओपन कर दिया, वीडियो एडिटिंग सॉफ्ट उसमें एप्लीकेशन भी अंदर वीडियो एडिटिंग हो रहा है, उसके अलावा हम लोग चैटिंग भी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो ये मल्टी फंक्शनैलिटी कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिंगल यूजर कर रहा है। इसका एग्जांपल था मैक ओएस, एंड्रॉयड और विंडो का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है, जैसे विंडो 10, विंडो 11, ये सभी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग वर्क होता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप। उसके बाद थर्ड टाइप है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। अब मल्टी यूजर मतलब कि एक समय में कई यूजर कई टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसमें डिफिनेशन में आप देख सकते हैं, एक तरह का ये पावरफुल सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट सपोर्ट मोर देन वन यूजर एट अ टाइम परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। यानी यह एक तरह का शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक ही समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है और कई काम एक साथ किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे मैक ओएस भी ये काम करता है। आपका विंडोज सर्वर, देखिए जो हम लोग विंडो इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे तो चलिए हम लोग सिंगल यूजर का काम कर रहे हैं, लेकिन जो उसका सर्वर होता है जहाँ से वो मैनेज होता है,
वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर दुनिया के हर कोने में बैठे हुए, जैसे विंडो इंडिया में भी है, यूएस में भी है, तो यूएस में भी इंजीनियर बैठा हुआ है, विंडोज सर्वर को मैनेज कर रहा है, यूएस में भी बैठा हुआ है। तो एक ही आपका विंडोज सर्वर है दुनिया भर के, लेकिन उसको बहुत सारे इंजीनियर यानी मल्टी यूजर है वहाँ, और वहाँ पे कई काम एक ही साथ परफॉर्म हो रहा है। लाइनक्स भी है, मेन फ्रेम भी है और यूनिक्स भी है। ये सभी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ध्यान रखना, ये लाइनक्स और विंडोज सर्वर और यूनिक्स का नाम आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बहुत क्विकली रिस्पॉन्स देता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है, और ये मशीन या ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए काम आता है। हिंदी मीडियम वाले देख लें, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो तुरंत और निश्चित समय में प्रतिक्रिया देता है, इसे मशीन और स्वचालित नियंत्रण प्रणाली में उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए किया जाता है कोई भी मशीन मशीन को। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मेट्रो का उदाहरण लेते हैं तो ड्राइवरलेस मेट्रो की बात चल रही है। चाहे ड्राइवरलेस मेट्रो है, तो ड्राइवरलेस मेट्रो कहने का मतलब है कि वहाँ पे कोई भी पायलट नहीं रहेगा उस उसको चलाने के लिए। जैसे आप आजकल देख रहे हैं ड्रोन, तो ड्रोन जितना भी ड्रोन है, तो ड्रोन आप उड़ाते हैं तो ड्रोन का क्या है, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। इसका एग्जांपल है फैक्स मशीन। यानी फैक्स मशीन, वो बस उसमें बिजली दे दीजिए आप, अगर कहीं से फैक्स आएगा तो ऑटोमेटिक वो आपको दे देगा। तो मतलब उसको मैनुअली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर भी हो गया, आपने प्रिंट दे दिया, वो अपने आप प्रिंट कर देगा। स्कैनर हो गया, राउटर हो गया। राउटर का काम क्या होता है, जब कम्युनिकेशन किया जाता है, डेटा कम्युनिकेशन, यानी डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अगर हम लोग इंजीनियरिंग के सेंस में बात करेंगे तो होता है कि डेटा इज ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। यानी हम लोग इंफॉर्मेशन या डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, यानी ट्रांसमीटर टू रिसीवर। लेकिन उसी के बीच में राउटर का क्या कंसेप्ट आता है कि उसको हमने जहाँ पे ट्रांसफ़र किया उसको करेक्ट पाथ पर भेजना, ये राउटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो राउटर मतलब रूट को डिफाइन करता है कि आप जो सिग्नल हो आपको किस रूट में जाना है, इनको किस रूट में जाना है। समझ रहे हैं। रोबोट आप समझते हैं कि ये एम्बेडेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, रोबोट। उसके अलावा एयरक्राफ्ट, बहुत सारे एयरक्राफ्ट में आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका पेसमेकर दिल में हर्ट में लगता है, तो वो भी एक तरह से ऑटोमेटिक अपने आप कंट्रोल होता है और दिल धड़कता है। सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे टेस्ला ने लॉन्च किया है सेल्फ ड्राइविंग कार, तो वहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है। तो कभी आपसे पूछा जाए टेस्ला का जो कार है वो किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, तो वो करता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये हमने 4 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, इसके टास्किंग और यूजर बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अब आइए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिस ऑन इंटरफेस। हमने उसके फंक्शनैलिटी यानी टास्किंग और पर्सन के अकॉर्डिंग देखा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके इंटरफेस के अकॉर्डिंग। तो इंटरफेस कहने का मतलब है जो हमें स्क्रीन पे चीज़ें दिखाई देती है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग ये दो तरह का होता है, एक होता है कमांड बेस, एक होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो कमांड बेस है जिसको हम लोग CLI या CUI बोलते हैं, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैरेक्टर, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाइएगा, बोर्ड में थोड़ा सा, ओके चलिए। तो जो कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ये इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी काम करने के लिए एक, मतलब जो भी हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं वो GUI है यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप है। इसमें क्या होता है, हर चीज़ आपको ग्राफिकल दिखता है। जैसे ग्राफिकल दिखने का मतलब हमने कंट्रोल P कमांड दिया, प्रिंट हो गया, या हमने उस पर राइट क्लिक किया अगर PDF पे, तो उस पर ऑप्शन दिख जाएगा कि आपको प्रिंट करना है, इसको एडिट करना है, कि क्या करना है, डिलीट करना है। तो एक तरह से आपको सिंबल बन के आ जाता है। तो एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। आप बस उसमें राइट क्लिक किए, प्रिंट पर आपने क्लिक किया, प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता है।
वहाँ पे एक ब्लैक टाइप का स्क्रीन दिखाई देगा। अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको प्रॉपर उसका कमांड लिखना होगा, यानी प्रॉपर आपको प्रोग्राम लिखना होगा प्रिंट आउट का। अगर आपको इमेजेस दिखना है तो प्रॉपर आपको कमांड देना होगा कि इस इमेज को हमको दिखाओ, तो फिर वो दिखाएगा। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको CLI या CUI बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म ही कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें इनपुट जो देते हैं यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम लोग जो इनपुट देते हैं कीबोर्ड और माउस दोनों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ये हाई स्पीड इसका होता है, लेकिन इसमें कमांड का नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये यूजर फ्रेंडली होता है, GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यूजर आइकॉन्स लगे होते हैं, बटन्स होते हैं, विंडो जैसे इसका विंडो एग्जांपल है। तो ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आज के समय का है। और अभी हम लोग कंप्यूटर यूज करना, एक 5 साल का बच्चा भी बहुत मतलब अच्छा से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सब कुछ उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चीज़ें दिखती है। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे कि CUI की बात करेंगे तो MS-DOS, यूनिक्स, विंडो, कमांड प्रॉम्प्ट, ये आपका कुछ एग्जाम्पल है। जो मतलब इसमें दो ही एग्जाम्पल याद रखिएगा, यूनिक्स और MS जो डॉस है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या आपको कमांड लाइन इंटरफेस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये लेटेस्ट में देखिए माइक्रोसॉफ्ट, विंडो, लाइनेक्स, मैक ओएस, उबुंटू, एंड्रॉयड या फेडोरा, ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी के लेटेस्ट जो है, एंड्रॉयड इसमें आ जाएगा, आप एंड्रॉयड है ही, ठीक है। ये सभी आपका GUI यानी यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये दो तरह के हम लोगों ने इसके इंटरफेस के अकॉर्डिंग देखा। अगर आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? तो बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब भी कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन किया जाता है या रीस्टार्ट किया जाता है, उस समय जो प्रक्रिया हो रही होती है उसी को हम लोग बूटिंग कहते हैं। जैसे कंप्यूटर के पावर बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, OS है, जो हम लोग ने देखा था, उस समय जो लोडिंग का काम है उसी को हम लोग बूटिंग कहते हैं। जैसे देखिए। हम्म। अच्छा, शुरू में तो अभी नहीं बताया, वो बाद में आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। बूटिंग प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होने की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे हमारा क्या है कि सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करना काम होता है। कंप्यूटर पर अगर हम लोग काम करना चाहते हैं तो हमने पावर जो बटन है उसको प्रेस किया। तो जैसे हम लोग प्रेस करते हैं और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में लोड होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक कोल्ड बूटिंग, एक वार्म बूटिंग। हम दो ही तरह से कंप्यूटर ऑन करते हैं, या तो हमारा कंप्यूटर ऑफ है या मोबाइल के भी सेंस में मोबाइल ऑफ है, हमने सबसे पहले उसे ऑन किया। तो जब हमारा कंप्यूटर ऑफ है या मोबाइल ऑफ है, जब हम उसको ऑन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। जब हमारा कंप्यूटर या मोबाइल ऑन है लेकिन उसको हम रीस्टार्ट करते हैं, मतलब ऑन है फिर हमने उसको रीस्टार्ट कमांड दिया तो फिर वो ऑफ होकर ऑटोमेटिक फिर ऑन हो जाता है, इसको हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं। तो यही इसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया से क्वेश्चन आता है तो देखिएगा, मैंने लिखा भी है कि बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, यानी बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले पावर हम ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये लोड हो जाता है रैम मेमोरी में, नहीं रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और ये पहले रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी में ये परमानेंटली ये ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वहाँ पे स्टोर होता है, वो रैम में आपका लोड होता है। जैसे ये लोड हो जाता है तो कंप्यूटर रेडी हो जाता है हम लोग के यूज करने के लिए, समझ गए? तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बूटिंग कहते हैं। अब इसमें हमारा क्या क्या होता है ये समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग प्रेस पावर बटन हम लोग करते हैं, यानी सबसे पहले पावर बटन को हम लोग दबाते हैं, ठीक है। फिर पावर सप्लाई चालू हो जाता है, तो इसके कारण पावर सप्लाई कंप्यूटर में चालू हो जाता है, ठीक है। अब पावर
पावर सप्लाई चालू होता है तो हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये रोम को मैसेज भेजता है, यानी रीड ओनली मेमोरी को ये मैसेज भेजता है कि हम ऑन होना चाहते हैं। फिर रीड ओनली मेमोरी क्या करता है, ये मैसेज करता है पोस्ट को। पोस्ट जो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, उसको मैसेज भेजता है। पोस्ट क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को मैसेज करता है कि भैया अब तुम जगा हो, सोए हो, जग जाओ। अब उसके बाद क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सीमॉस को मैसेज करता है। सीमॉस जो होता है एक कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है सीमॉस हमारा, ये इसका इस्तेमाल पता है क्या होता है, कभी आपसे पूछा जाए ना कि कंप्यूटर ऑफ हो गया, फिर भी आप 10 दिन के बाद भी कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपका टाइम नहीं खराब होता है, कंप्यूटर का डेट खराब नहीं होता है। कभी आपने देखा है कि कंप्यूटर या मोबाइल आपका ऑफ है 4 दिन, और 4 दिन के बाद ऑन करेंगे तो आपका कंप्यूटर तो ऑफ था, लेकिन उसमें टाइम और डेट जो है ना, वो परफेक्ट जो आज के टाइम और डेट है वो होता है। वो सीमोस बैटरी होता है, ये बैटरी है, उसी के वजह से होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये मैसेज करता है रैम को, मतलब कि सीमोस फिर सेंड कर देगा मैसेज रैम को, और उसके बाद रैम में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को ध्यान रखना। पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि इसके मतलब आप स्टेप को बताइए, जैसे एक स्टेप, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा, फोर्थ और 5, तो ये पांचों स्टेप को इसी तरह आप ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे भी फर्स्ट फर्स्ट लेटर को आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, CRP BC, यानी CRP BC, तो ये लिख दीजिएगा। फिर ये वाला सेंटेंस जो है ना, ये वाला यहाँ चला जाएगा, फिर पोस्ट जो है यहाँ चला जाएगा, फिर बायोस जो है यहाँ चला जाएगा, सीमॉस जो है यहाँ चला जाएगा, फिर लास्ट में रैम में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये याद करने की तरीका है, बाकी आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे, तो ये समझ में आया आपको बूटिंग क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग बूटिंग के टाइप को समझते हैं। तो देखिए जो बूटिंग का टाइप है ना, ये इसका टाइप डिफाइन किया गया है स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे। जैसे जब हम कंप्यूटर या मोबाइल को स्टार्ट करते हैं पावर बटन को प्रेस करके, यानी पावर बटन को ऑन करके, जब कंप्यूटर या मोबाइल कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को जब हम ऑन करते हैं उसको हम लोग कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, और जब यही चीज़ री स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग री स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर और विंडो को, कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ द पावर, मतलब बिना पावर को ऑफ किए हम लोग रीस्टार्ट करेंगे, तो उसी को हम लोग वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। देखिए जब कंप्यूटर ऑफ है ना, तो उसमें कोई भी आप शॉर्ट कीज अप्लाई करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन कंप्यूटर आपका यहाँ पे ऑन है, वार्म बूटिंग के केस में आप रीस्टार्ट कमांड देना चाहते हैं, तो देखिए ये रीस्टार्ट कमांड होता है कंट्रोल अल्ट और डेल का प्रयोग करके हम लोग वार्म बूटिंग कमांड देते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे, हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, वहीं शुरू में हमने बोला था कि ये फ्री है या पेड है, उसके आधार पे भी हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो ये इसके भी हम लोग इसी आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन सोर्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैक ओएस आता है। लेकिन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का क्या मतलब है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका जो कोड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना है उसका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है, जिसका अगर हम नॉर्मल एक यूजर हैं तो उस कोड को हम इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में हम नॉर्मली उस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पेड यानी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इंजीनियर या एक्सपर्ट व्यक्ति कंप्यूटर की दुनिया का फील्ड में अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेज करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसको चेंजेज भी कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके लिए उसको सोर्स कोड का होना आवश्यक है। एक चीज़ और समझिए कि अभी कुछ बात हुआ था राफेल का, तो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध मई में स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, तो उस दौरान बात हुआ था, इंडियन आर्मी ने फ्रांस की कंपनी राफेल से ये बोला कि आप राफेल का हमको सोर्स कोड प्रोवाइड कीजिए, तो उस समय राफेल ने मना कर दिया था।
तो सोर्स कोड क्यों ये लोग मांग रहे थे? क्योंकि अगर हमको अपने अकॉर्डिंग कुछ उसमें प्रोग्रामिंग में चेंज करना हो, अपने अकॉर्डिंग उसको कुछ इन्हांस करना है, तो वो सिक्योरिटी के फीचर से या कुछ ट्रैकिंग के फीचर उसमें डालने हो, तो वो चीज़ भारतीय साइंटिस्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए सोर्स कोड मांगा जा रहा था। तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अगर वो सोर्स कोड दे देंगे तो भारतीय साइंटिस्ट को राफेल के जितने भी प्रोग्राम है, कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे प्रोग्राम लिखा गया है, ये चीज़ पता चल जाएगा। तो सोर्स कोड प्रोवाइड करने का मतलब होता है पूरा उसके कोड को दे देना, यानी जो भी उस सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट के समय जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको प्रोवाइड कर देना। तो इसीलिए यहाँ पे सोर्स नाम लिया गया है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब सोर्स कोड ओपनली अवेलेबल हो जाना। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है an open source operating system is a operating system whose source code is freely available to the public। यानी पब्लिक के लिए फ्रीली सोर्स कोड अवेलेबल है। या अगर सॉफ्टवेयर के सेंस में हम लोग बात करें तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जैसे लाइनक्स है, ये पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजर इसमें क्या करता है, कन्व्यू देख सकता है, कोड को मॉडिफाई भी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, यानी किसी को दे भी सकता है और इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। एंड द कोड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यानी बिना कोई बाधा के, प्रतिबंध के उस कोड को मॉडिफाई किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है और शेयर किया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण है। पहला सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का लाइनक्स है, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, लाइनक्स एक तरह का फुल्ली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है वो आपका टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे देखा जाता है, जिसको हम लोग लाइनक्स डिस्ट्रो भी बोलते हैं। लेकिन जो लाइनक्स है ये इसमें एक मतलब कि पूरे चीज़ों को, मतलब पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोलिंग पॉइंट कर्नल होता है, इसमें एक वही है। तो इसके कुछ मतलब कि और वर्जन है, जैसे डेबियन है, फेडोरा है, जेंटू है, उसके अलावा उबुंटू है, काली लाइनक्स है, रेड हैट है। तो ये लाइनक्स के ही अलग अलग प्रकार हैं। अब देखिए डेबियन जो है ना, ये कोहा, जो हम लोगों का कोहा ऑटोमेशन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। मतलब जो कोहा कोहा लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है वो लाइनक्स पे सबसे परफेक्टली चलता है। विंडो पे भी चलता है लेकिन लाइनक्स वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। वो भी लाइनक्स में अगर आपको ये सब फेडोरा और जेंटो और डेबियन अगर एग्जांपल रहे तो डेबियन सबसे बेस्ट होता है। अब देखिए ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर काली लाइनक्स है। तो लाइनक्स अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो इसका मतलब इसके सोर्स कोड अवेलेबल है। अगर मैं मान लीजिए हैकर हूँ, मैं डिजाइनर हूँ, मैं मतलब कि कंप्यूटर की दुनिया के सबसे अच्छे नॉलेजफुल व्यक्ति में से एक हूँ, मान लीजिए, ऐसा हूँ नहीं, तो फिर क्या होगा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर देंगे। और मॉडिफाई कर देने के कारण हम हैकिंग का जो काम है या इलीगल जो काम है, जो मतलब मैं नहीं करूँगा लेकिन जो बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसीलिए काली लाइनक्स जो है ये सभी हैकर यूज करते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े हैकर होते हैं वही लोग काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्री है तो इसको एडिट और मॉडिफाई करना आसान होता है। दूसरा बात, ये जो लाइनक्स होता है ना, ये वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो है तो विंडो में वायरस आ जाता है, विंडो करप्ट हो जा सकता है, लेकिन लाइनक्स कभी करप्ट नहीं होता है, कभी उसमें वायरस नहीं आता है। तो आप इसको बोल भी सकते हैं कि लाइनक्स इज फ्री वायरस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरह से ये फ्री होता है वायरस से। उसके बाद आता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी आपका फ्री है, यानी कि इसको गूगल ने डेवलप किया और मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद ओपन सोलारिस, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्रोम ओएस आया था, क्रोमियम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, इसको गूगल ने लॉन्च किया था कंप्यूटर के लिए। लेकिन जो एंड्रॉयड है ये भी गूगल लॉन्च किया 2007 में, ये मोबाइल के लिए, जो आज बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन जो क्रोम ओएस है ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो अगर हम लोग 10 साल पहले की बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग माइक्रोसॉफ्ट का विंडो था, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट का विंडो 90% से उसके वर्ल्ड में पूरे शेयर थे, मतलब 90% जो मार्केट कैप्चरिंग था आज उसकी घट के लगभग 75 से 72% हो गया है। लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम बेचने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ही है। लेकिन अभी जो नए में
लाइनेक्स का भी इस्तेमाल खूब ज़ोरों शोर से हो रहा है। देखिए उबुंटू का भी इस्तेमाल होता है, जैसे उबुंटू। अब देखिए एक चीज़ और आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट का है इतना ईज़ी है, हम लोग उसी का इस्तेमाल करें, लेकिन देखिए उसके कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक ये हैं कि एक तो वो अमेरिका की कंपनी है, हालाँकि लाइनेक्स भी अमेरिका का है, लेकिन ये ओपन सोर्स होने के कारण इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, इसमें वायरस नहीं आएगा और फ्री है। अब फ्री है, मान लीजिए कि कोई सरकारी कंपनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में कितना कंप्यूटर होगा? 500, 1000, 2000। अब 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको 1000 मान लीजिए कंप्यूटर है, तो 1000 का आप 6000 से गुना कर दीजिए। 6000 माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अब इसमें 1000 भी कंप्यूटर है, तो इसमें 3 ज़ीरो और लगा दीजिए। यानी 60 लाख आपका अभी का अभी बिल आ गया। तो इससे अच्छा है कि अगर हम लोग लाइनेक्स का इस्तेमाल कर लें तो ये फ्री है, हमारा 60 लाख रुपया बच गया। अब कंप्यूटर का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक और ड्रॉबैक है। अगर कंप्यूटर 2 साल चला या 4 साल चला, अगर कंप्यूटर खराब हो गया तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी के साथ स्वाहा। यानी वो दोबारा हम लोग, ऐसा नहीं होगा कि नए कंप्यूटर किनेंगे तो हम वही ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें भी डाल सकते हैं, नहीं। जितना बार कंप्यूटर खरीदिएगा उतना बार ऑपरेटिंग सिस्टम नया खरीदना पड़ेगा। तो इसीलिए लाइनक्स इस मामले में सबसे अच्छा है। इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी मीडियम वाला सेम है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एमएस विंडो वर्जन के। कई बार आपसे ये पूछ दिया जाता है कि विंडो में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जब नहीं के केस में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, एम एस डॉस तो ये फर्स्ट है। फिर विंडो 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, फिर 95 आया, फिर विंडो 98 आया, फिर मिलीनियम एडिशन आया, एमी करके, एनटी आया, 3.1, 4.0, विंडो 2000 आया, एक्सपी आया, विस्टा आया, विंडो 7 आया, 8 आया, 10 आया, 11 आया। तो ये सभी इसके सीरीज हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैक ओएस यानी मैकबुक जो आता है एप्पल का, उसकी बात करें तो इनका फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ओएस एक्स 10 बीटा था, जिसको कोडिया नाम दिया गया था, कोडियाक। और 2024 में जो आया था ओएस 15 मैक ओएस, इसका नाम सेक्विया दिया गया था। और 2025 में आया था मैक ओएस 2026, जिसको ताइहो दिया गया था। तो ये इनका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है लेटेस्ट। बीच वाले सभी अगर वर्जन को याद करना चाहते हैं तो पैंथर वगैरह है, मतलब एक तरह के जानवर के नाम से, टाइगर, पैंथर, इस सब के नाम से आता है, तो वो आप याद कर सकते हैं। लेकिन उतना आपसे याद होगा नहीं, तो बस आपको यही 2-3 लेटेस्ट और फर्स्ट याद कर लीजिएगा। अब बात आता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए सबसे क्रांतिकारी था। ये 2007 नवंबर 5 को गूगल ने इसको डेवलप किया, और एक तरह का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल ने डेवलप किया। अगर पर्सन पूछेगा तो एंडी रूबिन ने इसको डेवलप किया था। एंडी रूबिन जो साइंटिस्ट थे गूगल में, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को डेवलप किया। एक तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड 1.5 जो था ये फर्स्ट वर्जन था, फर्स्ट वर्जन पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था। इसका नाम था कप केक, यानी एक तरह का मिठाई के नाम पे इनके सीरीज आते हैं 2007 में। अभी हम लोग लेटेस्ट वर्जन 16 एंड्रॉयड 16 बैक लावा के नाम से आया है जून 2025 में। और इसका लोगो था वो एक तरह से एंड्रॉयड ग्रीन रोबोट का इमेज आप देखते हैं, रोबोट होता है ग्रीन कलर का। और एंड्रॉयड लोगो डिजाइनर थे इरिना ब्लॉक थे। और निक नेम यूज फॉर एंड्रॉयड बग ड्रॉयड, इसका निक नेम बग ड्रॉयड भी बोला जाता है आपको एंड्रॉयड का, ठीक है। तो ये आप नोट करना चाहते हैं 2-3 पॉइंट तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिक्स आर्किटेक्चर की, यानी कि ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि ये यूज करता है कर्नेल की। तो कर्नेल इसमें याद रखिए, कर्नेल का उपयोग करता है ये। और ये पूरे सिस्टम को अगर कंट्रोल करना हो, इंटायर सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करना होता है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल ही करता है। और देखिए यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही आगे जाके इसका वर्जन जो आता है लाइनक्स आता है। तो कहने का मतलब यूनिक्स शुरू में आया, फिर इसी का लेटेस्ट वर्जन लाइनक्स आया, समझ गए। इसमें एक सेल होता है, वही सेल जो होता है ना यूजर के बीच में और कर्नल के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सेल इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल, यानी सेल उपयोगकर्ता और कर्नल के बीच इंटरफेस का काम करता है। उदाहरण के लिए कुछ है जैसे कि IBM AIX, सोलारिस, HP, डार्विन, मैक ओएस,
मतलब कि ये सभी जो डेवलपमेंट है वो सभी यूनिक्स पे ही बेस्ड है। यूनिक्स का विकास 1960 ईस्वी में हुआ था। AT&T कॉरपोरेशन बेल लेबोरेटरी ने 1960 में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट किया था। ये कंपनी आपको नाम पता नहीं याद है कि नहीं, ये AT&T कॉरपोरेशन जो है इसी ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का डेवलपमेंट किया था। सी लैंग्वेज का इसी ने डेवलपमेंट किया था। सी लैंग्वेज एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी दुनिया के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनकी मम्मा मतलब माँ है। ठीक है, पप्पा तो नहीं है, माँ है ये। ठीक है, लेडीज वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइनक्स। तो देखिए गूगल एंड्रॉयड जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वो लाइनक्स पे ही बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो विंडो का डेवलपमेंट हुआ है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो डेवलपमेंट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जाए अभी कभी किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डेवलपमेंट हुआ था। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो गूगल का एंड्रॉयड है ना, गूगल एंड्रॉयड, इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछा जाए तो सी होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। क्योंकि लाइनक्स एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो आपका गूगल एंड्रॉयड है ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो कंप्यूटर में इस्तेमाल हो रहा था उसी को मॉडिफाई करके एक तरह से एंड्रॉयड को गूगल ने डेवलप किया। तो गूगल का ये जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लाइनक्स पे बेस्ड है। तो सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट लाइनक्स का सोच लीजिए कि हम लोग लाइनक्स, देखिए सबसे बड़ी बात ये हुई ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्यों इतना फेमस हो गया। देखिए इसमें एक चालाकी है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट शुरू में जब 2000 ईस्वी 2005 2007 के दौर में आप देखेंगे, तो कोई भी व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं खरीदता था। वो फ्री में ही अवेलेबल था, यानी कि उसके पायरेटेड वर्जन बिकते थे। आप जब नेहरू पैलेस जाएंगे दिल्ली में, वहाँ पे पायरेटेड सीडी बिकता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। अब क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोग इतना हैबिचुअल हो गया, यानी पीपीटी बनाना या एक्सेल पे काम करना या एमएस वर्ड पे काम करना, कि अब उनके अलावा दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अच्छे ही नहीं लगते हैं। जबकि दूसरे भी खराब नहीं है, बस यूज करने की आदत की बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी यही हुआ। अगर आप सोचिए कि जो लाइनक्स पे ही शुरू से ही हम लोग वर्क करें, तो हम लोग के लिए लाइनक्स ही हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे इसमें काम होता है। लेकिन अब क्या होता है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, विंडो पे काम करते हैं, और एक ही बार हम लोग को लाइनक्स दे दिया जाए, उबुंटू दे दिया जाए, तो लगता है अरे ये कैसे काम करेगा। मतलब उसमें हमने जो क्लिक कर रहे थे इधर से दूसरी तरह से इसमें होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हैबिचुअल की बात है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने क्या किया, शुरू में पब्लिक को एक तरह से ऐसे फ्रीली में अवेलेबल करवा दिया, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं किया। कोई पायरेटेड बेच रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता था। इससे लोग इससे हैबिचुअल हो जाएं। जब लोग हैबिचुअल हो गए, सब लोग विंडो 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 करने लगे, सब लोग एमएस ऑफिस ऑफिस करने लगे, तो अब देख लीजिए अब उसका पायरेटेड वर्जन नहीं आता है। अब आता ही नहीं है, विंडोज 7 तक आया, उसके बाद तो आता ही नहीं है पायरेटेड वर्जन, अब तो खरीदना ही पड़ता है। तो एक तरह का ये मार्केट कैप्चरिंग करने का एक तरीका था माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, शुरू से ही मैं बता रहा हूँ। अब देखिए कॉमन लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें डेबियन है, उबुंटू है, फेडोरा है, रेड हैट है, एंड्रॉयड है, काली लाइनक्स है, काली लाइनक्स। देखिए इसमें एंड्रॉयड भी है आपका, और फिर उबुंटू। उबुंटू मतलब इसी को मतलब मतलब कि लाइनक्स का ही सोर्स कोड का यूज करके उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अब देखिए ये सभी प्रोग्रामिंग तो लाइनक्स पे बेस्ड है, लेकिन लाइनक्स किस पे बेस्ड है, तो लाइनक्स यूनिक्स से आया हुआ है। यूनिक्स आर्किटेक्चर जो हमने अभी देखा था वहाँ से ये आया हुआ है। लाइनक्स इज नॉट द ओरिजिनल यूनिक्स बट इट वर्क लाइक यूनिक्स। मतलब एक तरह से कहा जाता है कि यूनिक्स का ओरिजिनल नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, लेकिन उसी के जैसा, उसी की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्रिएट किसने किया था, लाइनक्स को। लाइनक्स को क्रिएट किया था लाइनस टोरवाल्ड्स। ये साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे लाइनक्स, एस के जगह एक्स हो गया, लाइनक्स टोरवाल्ड्स। साइंटिस्ट का नाम पूछेगा तो पकड़ लेंगे हम लोग नाम से ही, लाइनक्स, बस ये टी याद रखिएगा, टोरवाल्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके कुछ फंक्शनैलिटी को समझते हैं। देखिए
लाइनक्स जो होता है एक तरह से फुली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं है। ये एक तरह का ये कर्नल है जो कि पूरे मतलब कि कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे बिहेव करता है। तो देखिए, लाइनक्स इज ओनली द कर्नल व्हाइल लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनक्स एक कर्नल है जो कि पूरे कमांड और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी मैनेजमेंट है वो करता है। लेकिन ये जो लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लाइनक्स डिस्ट्रो के नाम से जानते हैं, वही हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें हम लोग कंपोनेंट के तौर पे अगर देखेंगे लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, तो देखिए इसमें लाइनक्स कर्नल आ जाएगा, जो इसको बोलेंगे हम लोग हार्ट ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कभी पूछा जाए कि लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट क्या है, सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, तो लाइनक्स कर्नल है। जीएनयू सिस्टम आता है, जीएनयू यूटिलिटीज आता है, लाइब्रेरी होता है, कंपाइलर होता है, एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, विंडो सिस्टम होता है, विंडो मैनेजर होता है और डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है। तो ये सभी आपके इसके कंपोनेंट होते हैं लाइनक्स डिस्ट्रो का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये जब सभी मिलता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण होता है, और सिर्फ कर्नल जब होता है तो ये लाइनक्स का निर्माण करता है। लेकिन एक नॉर्मल यूज में हम लोग लाइनक्स 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 कहते हैं, तो लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का कोई बात ही नहीं होता है। समझ गए? ये समझ में आया आपको? तो ये था हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप ये वीडियो ऐप पे देख रहे हैं तो आप वहाँ पे भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है, या चैटिंग में आप जाके कम अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और या ऐप में देख रहे हैं और कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे जाइए, वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। KVS, NBS, DSSB या EMRS लाइब्रेरियन या UGC नेट, इन सभी के कोर्सेज अवेलेबल है। आप कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और विद इन 1 ईयर में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो रास्ता आपको बता रहा हूँ, उस पर आप चलेंगे तो 1 ईयर में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ।